नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर यह है कि अब से थोड़ी देर पहले एशिया कप में यूएई के साथ मैच शुरू होने से पहले पाकिस्तान ने जमकर ड्रामा किया। पहले पाकिस्तान ने यूएई के साथ मैच खेलने से इनकार कर दिया और फिर बड़े बेआबरू होकर अपने प्लेयर्स को मैदान में भेज दिया। असल में हुआ यह कि पाकिस्तान ने दो बार चिट्ठी लिखकर आईसीसी से मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट को हटाने की मांग की थी। साथ में धमकी दी थी अगर मैच रेफरी को नहीं हटाया गया तो पाकिस्तान टूर्नामेंट से हट जाएगा, एशिया कप का बॉयकॉट कर देगा। लेकिन आईसीसी ने दोनों बार पाकिस्तान की मांग को रिजेक्ट कर दिया, मैच रेफरी को हटाने से इनकार कर दिया। इसके बाद जब दुबई में पाकिस्तान की टीम होटल से स्टेडियम के लिए रवाना हो रही थी, उसी वक्त लाहौर से फोन आ गया। पाकिस्तान के प्लेयर्स बस से उतरकर वापस होटल में चले गए। दावा किया गया कि पाकिस्तान दुबई में मैच नहीं खेलेगा क्योंकि इससे पहले मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तानी टीम की बेइज्जती की थी। इसके लिए इंडिया पाकिस्तान मैच के रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट जिम्मेदार हैं। पायक्रॉफ्ट ही यूएई के साथ होने वाले इस मैच में रेफरी हैं, इसलिए पाकिस्तान ने उन्हें हटाने की मांग एक बार फिर की। आईसीसी ने मांग नहीं मानी तो फिर पाकिस्तान ने कहा कि हम मैच नहीं खेलेंगे। हालांकि ये सब आईसीसी पर प्रेशर बनाने के लिए रचा गया ड्रामा था, नाटक था, क्योंकि कुछ ही देर बाद इस्लामाबाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा अभी मैच के बॉयकॉट पर फाइनल फैसला नहीं हुआ है, आईसीसी से बात हो रही है, इसलिए मैच को 1 घंटा डिले किया गया है। हालांकि थोड़ी देर के बाद पाकिस्तान की टीम को स्टेडियम रवाना होने का आदेश मिल गया। मैच के रेफरी भी नहीं बदले, एंडी पायक्रॉफ्ट ने ही टॉस करवाया और पाकिस्तान की टीम इस समय मैच खेल रही है। सवाल है कि अगर पाकिस्तान को मैच खेलना ही था तो ये ड्रामा क्यों किया? अगर मैच का बॉयकॉट करना था तो खिलाड़ियों को स्टेडियम में क्यों भेजा? पाकिस्तान की मजबूरी क्या है? क्या पाकिस्तान को यूएई से हार का डर सता रहा था या फिर टूर्नामेंट से बाहर होने पर लगने वाले जुर्माने का खौफ था? पाकिस्तान के इस ड्रामे पर मैच देखने पहुंचे पाकिस्तानी फैंस ने क्या कहा, यह सब मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले आपको यह बता दूं कि आज शाम 6 बजे के बाद दुबई में पाकिस्तान ने कैसे सीन क्रिएट किया। टीम इंडिया ने एशिया कप में पाकिस्तान को ऐसा दर्द दिया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अफसर अब तक रो रहे हैं। आज शाम को 7:30 बजे पाकिस्तान का यूएई के साथ मैच शुरू होना था। शाम 6 बजे पाकिस्तान की टीम स्टेडियम जाने के लिए तैयार थी। टीम का सामान बस में रखा जा चुका था, लेकिन अचानक प्लेयर्स को होटल में रुकने के लिए कहा गया। पाकिस्तानी खिलाड़ी वापस अपने अपने रूम्स में चले गए, लेकिन यूएई की टीम स्टेडियम पहुंच चुकी थी। पाकिस्तान के सपोर्टर्स भी स्टेडियम के बाहर पहुंच गए थे। जैसे ही यह खबर पाकिस्तानी फैंस को मिली तो वो नाराज हो गए और इसके बाद 1 घंटे तक सस्पेंस बना रहा। कुछ देर के बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स को स्टेडियम पहुंचने के लिए कहा गया और पाकिस्तान की टीम ठीक 8 बजे स्टेडियम पहुंच गई। फजीयत होने के बाद अब पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने दावा किया कि मैच का बॉयकॉट करने से बात बहुत ज्यादा बढ़ जाती, इसलिए पाकिस्तान ने लचीला रुख अपनाया। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान जो चाहता था वो मिल गया, इसलिए टीम को मैदान पर उतारा गया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। उन्हें 75वें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोदी को आज दुनिया भर से बधाई संदेश आए, लेकिन सबसे पहले फोन आया प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का। ट्रंप ने रात को 12 बजे मोदी को हैप्पी बर्थडे कहा। जवाब में मोदी ने थैंक यू माय फ्रेंड ट्रंप कह दिया। ट्रंप के फोन कॉल की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि उन्होंने रशिया यूक्रेन वॉर को खत्म कराने के प्रयास में सहयोग करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी का आभार व्यक्त किया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने यूक्रेन वॉर को खत्म करने में मोदी से हेल्प मांगी। ट्रंप ने कहा कि इस जंग को खत्म कराने की सब तरकीबें फेल हो गई हैं। मोदी के पुतिन ज़ेलेंस्की दोनों से अच्छे रिश्ते हैं, इसलिए मोदी को प्रयास करना चाहिए। और मोदी ने पॉजिटिव जवाब दिया, कहा कि भारत हमेशा से इस युद्ध को खत्म कराने का पक्षधर रहा है। कई मौकों पर दोनों देशों से जंग को खत्म करके बातचीत के लिए रास्ता निकालने की अपील की गई है। आगे भी इस वॉर को खत्म कराने में भारत अपनी भूमिका निभाएगा। दोनों नेताओं ने ट्रेड डील पर भी बात की।
भारत और अमेरिका के रिश्ते और बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है, इसकी भी चर्चा हुई। डोनाल्ड ट्रंप के बाद प्रेसिडेंट पुतिन ने भी मोदी को फोन किया, जन्मदिन की बधाई की। सिर्फ पुतिन ने नहीं, इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सॉन, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू जैसे कई वर्ल्ड लीडर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बर्थडे विश किया। किसी ने खुद अपना बयान रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, किसी ने मोदी को फोन किया और किसी ने मैसेज भेजकर बधाई दी। पुतिन ने मोदी को फोन करके कांग्रेचुलेट किया, सोशल मीडिया पर शुभकामना का संदेश लिखा, मोदी को विजनरी लीडर बताया। पुतिन ने कहा कि मोदी के अगुवाई में भारत और रूस के रिश्ते बेहद मजबूत हुए हैं। इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने मोदी को अपने लिए इंस्पिरेशन बताया। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे और माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स जैसे कई वर्ल्ड लीडर्स ने मोदी को जन्मदिन की बधाई दी और उन्हें एक दूरदर्शी नेता बताया। भारत और अमेरिका के बीच बेहतर हुए रिश्तों से सबसे ज्यादा मिर्ची पाकिस्तान को लगी। जब ट्रंप की बयानबाजी के बाद भारत और अमेरिका के रिश्तों में दरार आई तो पाकिस्तान की हिम्मत बढ़ने लगी थी। ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर करवाने के जो दावे किए, उसका फायदा भी पाकिस्तान ने उठाने की कोशिश की। ट्रंप ने कई बार यह कहा कि उन्होंने ट्रेड डील की धमकी देकर दोनों देशों की जंग रुकवाई, जबकि भारत ने साफ साफ कहा और बार बार कहा कि सीज फायर के लिए पाकिस्तान भारत के आगे रोया। हमारी फौज ने साफ साफ कहा कि सीज फायर का फैसला पाकिस्तान के घुटनों पर आने के बाद किया गया। भारत अपने टारगेट हासिल कर चुका था, दहशतगर्दों के अड्डों का सफाया कर दिया गया था, पाकिस्तान के एयरफील्ड्स को भारी नुकसान पहुंचा दिया गया था, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर को पॉज किया गया। कल मैंने आज की बात में आपको दिखाया था कि कैसे जैश ए मोहम्मद का कमांडर पब्लिक के सामने रो रो कर बता रहा था कि 7 मई को हिंदुस्तान की फौज के हमले में जैश चीफ मसूद अजहर के परिवार के लोगों के चीथड़े उड़ गए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका जिक्र किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर की रिक्वेस्ट पाकिस्तान ने की थी। अब बात करते हैं बिहार की। पटना हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के एआई जनरेटेड वीडियो को सोशल मीडिया से हटाने का आदेश दिया है। यह वीडियो बिहार कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर से पोस्ट किया गया था, जिसमें मोदी की स्वर्गीय माताजी की एआई जनरेटेड तस्वीरें दिखाकर प्रधानमंत्री को टारगेट करने की कोशिश की गई थी। हालांकि बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई, कांग्रेस से इस वीडियो को हटाने की और माफी मांगने की मांग की। कांग्रेस से माफी मांगना तो दूर, वीडियो को हटाया नहीं और यह मामला कोर्ट में पहुंचा और आज पटना हाई कोर्ट ने कांग्रेस की तरफ से पोस्ट किए गए मोदी के स्वर्गीय मां के एआई जनरेटेड वीडियो को तुरंत ब्लॉक करने का आदेश दे दिया। जिस वक्त पटना हाई कोर्ट में इस मामले में सुनवाई चल रही थी, उस वक्त धार में नरेंद्र मोदी माताओं बहनों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए योजना का ऐलान कर रहे थे। अपने जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में स्वस्थ महिला सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की। यह अभियान 2 अक्टूबर तक चलेगा और इसके तहत देश भर में महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच के लिए स्पेशल हेल्थ कैंप लगाए जाएंगे। इन हेल्थ कैंप्स में महिलाओं का फ्री मेडिकल चेकअप होगा। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर नीतीश कुमार ने भी एक बड़ा फैसला किया। असल में आज विश्वकर्मा जयंती भी है, इसलिए बिहार के मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर मोदी को बर्थडे विश करने के साथ साथ मेहनतकश मजदूरों को बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया। नीतीश कुमार ने बिहार बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के जरिए 16 लाख से ज्यादा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के खाते में 5-5 हजार रुपए जमा करवाए। ये पैसा एनुअल क्लोथिंग असिस्टेंट स्कीम के तहत मजदूरों को दिया गया। बिहार सरकार ने कुल 802 करोड़ 46 लाख रुपए मजदूरों के खाते में आज ही ट्रांसफर कर दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी विश्वकर्मा समाज के लोगों और श्रमिकों को विश्वकर्मा जयंती की बधाई दी। मोदी ने कहा कि मेक इन इंडिया की कामयाबी में सबसे बड़ा योगदान विश्वकर्मा समाज का है।
उन्होंने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना के जरिए मेहनतकश लोगों को अपना हुनर दिखाने, मॉडर्नाइज करने और आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। बिहार में चुनाव की तैयारी में सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं, इलेक्शन कमीशन भी जुटा है। आज चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला किया। बिहार में ईवीएम अब थोड़ी बदली नजर आएगी। ईवीएम पर उम्मीदवार की कलर्ड फोटो दिखेगी। पहले के मुकाबले ज्यादा बड़े अक्षरों में उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह भी होगा। चुनाव आयोग का मानना है कि एक ही नाम वाले उम्मीदवारों की वजह से कई बार वोटर्स में कंफ्यूजन हो जाता है। इसी वजह से ईवीएम बैलेट पर उम्मीदवार की कलर फोटो लगाई जाएगी ताकि वोटर को किसी तरह का कोई कंफ्यूजन न रहे। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में बताया गया कि अब ईवीएम के बैलेट पेपर पर उम्मीदवार का चेहरा फोटो वाले स्पेस में 3/4 हिस्से पर छापा जाएगा ताकि वोटिंग मशीन पर उम्मीदवार की तस्वीर क्लियर नजर आए। आज उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आई। गोरखपुर के दीपक गुप्ता की हत्या करने वाले गौ तस्कर पुलिस के शिकंजे में आ गए। एक गौ तस्कर का हाफ एनकाउंटर हो गया, उसके 3 दूसरे साथी पकड़े गए। जिस गौ तस्कर का हाफ एनकाउंटर हुआ है उसका नाम है रहीम। रहीम को पुलिस ने कुशीनगर के रामकोला रोड में हुई एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर घेराबंदी की। बाइक पर भाग रहे रहीम को जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो रहीम ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में रहीम घायल हो गया। रहीम के दोनों पैरों में गोलियां लगी। पुलिस का कहना है कि रहीम बलरामपुर बस्ती समेत कई जिलों में गौ तस्करी के आरोप में पहले भी जेल जा चुका है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की पुलिस को चैलेंज करने का नतीजा आज रोहित गोदारा और गोल्डी बरार गैंग के शार्प शूटर्स को भी भुगतना पड़ा। दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले बराड गोदारा गैंग के दोनों बदमाशों को यूपी एसटीएफ ने ढेर कर दिया। असल में 12 सितंबर की रात को रविंद्र और अरुण नाम के इन अपराधियों ने बरेली में फिल्म स्टार दिशा पाटनी के घर के बाहर फायरिंग की थी। फायरिंग के बाद सोशल मीडिया पर गोल्डी बराड और रोहित गोदारा गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। योगी आदित्यनाथ ने इस घटना को गंभीरता से लिया, पुलिस को तुरंत एक्शन लेने के आदेश दिए और आज एक्शन हुआ। आज यूपी एसटीएफ को गाजियाबाद के ट्रॉनिक सिटी में दोनों बदमाशों को घेरने का मौका मिला और अपराधियों ने जब पुलिस पर फायरिंग की, जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाश ढेर हो गए। इनके पास से ऑटोमेटिक जिगाना और ग्लॉक पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए हैं। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने बताया कि दोनों बदमाश बराड गोदारा गैंग के एक्टिव मेंबर थे। दूसरे राज्यों में कई वारदात में शामिल रहे। क्योंकि यूपी में इस गैंग की ये पहली वारदात थी, इसलिए यूपी एसटीएफ ने इन्हें ट्रैक करने के लिए दिल्ली और हरियाणा पुलिस की मदद ली। अमिताभ यश ने कहा कि यूपी में क्राइम को लेकर 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है। इस एनकाउंटर से रोहित गोदारा और गोल्डी बराड तक मुख्यमंत्री का मैसेज पहुंच गया होगा।